नमस्कार सभी को। 4 तारीख को इलेक्शन होने वाले एमसीडी के निगम पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। एक ही दिन बीच में है, आज 2 तारीख है और कल 3 और परसों 4 को वोट पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि अच्छे से सोचें, समझें, परखें, जानें और उसके बाद निगम पार्षद चुने, व्यक्ति को चुने, क्योंकि बाद में व्यक्ति ही काम आना है। उसी के साथ में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये इनके मैनिफेस्टो हम कह सकते हैं, दावा कह सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हम कह बोलते हैं इनको। ये पार्टियों के 2 ही पार्टियां सत्ता में रही हैं, भाजपा और ये आम आदमी पार्टी। तो दोनों के ये पर्चे हैं, आज अखबारों में डाले गए हैं, तो मेरे पास ये पर्चे आए हैं। तो इसमें लिखा है सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। तो प्रचार के बारे में तो दोनों पार्टियों के बारे में बड़ी आपस में बड़ा कंपटीशन रहता है, एक से एक बढ़ के प्रचार ही प्रचार। मुझे लगता है शायद प्रचार ही उनका ज़्यादा है। दोनों ही पार्टियां इस मामले में माहिर है और सब लोग जानते हैं। रही बात, इनमें एक खास बात ये लिखी कि 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को विजयी बनाएं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वोट के बाद, इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उनको काम करवाने के लिए किसी पार्टी के दफ्तर में जाना है, पार्टी के दफ्तर में जाना होता है, या पार्टी के दफ्तर में जाना चाहते हैं, तो वो भाजपा को या आम आदमी पार्टी को वोट जरूर दें। पर जिनको लगता है कि नहीं, काम कराने के लिए हमें निगम पार्षद के दफ्तर में जाना है और निगम पार्षद से वास्ता पड़ना है, तो वो अपना जांच परख करके, सोच समझ करके उस आदमी को, सक्षम और योग्य आदमी को ही वोट दें, चाहे आप दिल्ली के किसी वार्ड में हैं। ये जनरल बात। इनके जो समस्याएं लिखी हैं बहुत नई नहीं हैं, आप ज़्यादातर इनको जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा। केजरीवाल जी की 10 गारंटी, 10-11 गारंटी, 10 गारंटी इसमें लिखी हैं, इनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा, अच्छे से थोड़ा बात करूंगा, लेकिन बाद में। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि मेरे पास इसका समाधान क्या है। देखिए, किसी भी समस्या के समाधान को बहुत गहराई से सोचने समझने की जरूरत है, और वोटर को जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जिसमें उन समस्याओं को समझने की क्षमता हो और साथ में इच्छा शक्ति भी हो। ये देख लीजिए, अगर पार्टी के नाम पे आपने किसी भी व्यक्ति को चुना तो उसकी 2 मजबूरियां बेचारे की होती हैं। वो पार्टी से पता नहीं जैसे तैसे करके टिकट किस मारामारी करके लाया है, पता नहीं क्या क्या दे करके आया है, किसी को नहीं पता। दूसरा, वो पार्टी के नाम पे अगर वोट पा रहा है, पार्टी के सीएम और पीएम के नाम पे वोट पा, भाई सीएम पीएम तो हम सबके हैं ना, तो पार्टी के नाम पे और सीएम पीएम का मुखौटा ओढ़ करके अगर वोट पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके योग्यता में भी कमी है। तो वो अब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। उस पर दबाव होएगा इस बात का, पार्टी के नाम पे जीता है तो पार्टी की सेवा करे। उस पर दबाव होएगा इस बात का कि जितना उसने खर्च किया है और जितना और उस बाकी लोगों ने उसको फंड किया है मोटा, उन सबके लिए और अपने लिए वसूली करे। ये उसकी 2 मजबूरियां होंगी। तो बेचारे को वहां से फुर्सत मिलेगी तब तो वो जन कार्य के सोचेगा ना जी। तो हमें जननेता चाहिए, पार्टी सेवक चाहिए, हम तय करें। दूसरा, हमारी क्या विचारधारा है, हम क्या करना चाहते हैं, हम समस्याओं के समाधान पे बात करना चाहते हैं, समाधान क्यों नहीं होता उस पर बात करना चाहते हैं। देखिए, पहला हमारा कोशिश होगी टैप इंप्लीमेंटेशन, TAP, टैप। ये टैप क्या है? T फॉर ट्रांसपेरेंसी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड है P फॉर पार्टिसिपेशन। जहां ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन पे काम हो जाएगा, समस्याओं के समाधान होते हुए दिखेंगे। अब ये हम कैसे करेंगे? इसमें मैंने सोचा हुआ है कि जो भी मेरा नंबर 2 रहेगा, और मैं बाकी पार्षदों से भी यही निवेदन करूंगा, चाहे आप किसी पार्टी के हों, हम पहले जनता के लिए हमें होना चाहिए। तो मेरा पार्टी बाद में, क्योंकि हम जनहित के लिए, समाज हित के लिए किसी पार्टी से जुड़े हैं। अब हमारे लिए पार्टी सब कुछ हो जाए तो इसका मतलब हमारी नीयत में खोट आ चुका है। तो जैसे ही मेरा अपना विचार है कि जैसे ही मैं पार्षद चुना जाऊंगा, और ये ग्रीन पार्क की जनता ने सोच लिया है उनको किस तरह का लोग चाहिए, किस मेंटल लेवल का पर्सन चाहिए, उन्होंने सोच लिया है, उनको ये समझ आ गई है। तो यहाँ से इतिहास रचे जाने वाला है। तो मैं इस बात को लेके बहुत मुझे हतोत्साहित हूँ कि मुझे होने वाला है। अच्छा, अब आता है कि हम शैडो काउंसलर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि मेरे जो नंबर 2 रहने वाला है, वो चाहे मेरे से कितना भी नाराज हो, मैं उसको मना लूंगा, चाहे मुझे उसके हाथ जोड़ने पड़े जनहित के लिए, चाहे कुछ और करना पड़े, हम उसे शैडो कैबिनेट की तरह बराबर में बिठा करके चलेंगे, समस्याओं के समाधान करेंगे। क्योंकि भले ही वो थोड़े बहुत मेरे से वोट कम उनको मिले हों, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नंबर 2 पे आए हैं, तो जननेता वो भी हैं, जनता उनसे भी जुड़ी हुई है। तो हम उनको साथ लेकर के चलेंगे, उस शैडो काउंसलर के नाते हमारी सारी प्रक्रियाओं में लगभग शामिल करेंगे उनको, जिससे सब कुछ अच्छा होए। हम 1 और 11 मिलकर के उसको काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है हमारा मंथली वार्ड संसद, मासिक वार्ड संसद, मंथली वार्ड संसद।
महीने के पहले हफ्ते में कोई दिन सबसे चूज बात करके जो भी संभावित दिन होगा, जो भी अच्छा दिन होगा, कोई एक दिन तय करेंगे और महीने में एक दिन वार्ड की संसद लगेगी जिसमें हमारी और जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। क्योंकि देखिए, कर्मचारियों की जवाबदेही इसलिए नहीं तय होती कि निगम पार्षद ने उनको ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं कि कर्मचारियों का काम उगाही करने का हो गया है, तो जो पार्षद को उनको गलत कार्य करने से रोकना था, वो पार्षद ज़्यादातर उनको उगाही में लगा दे रहे। ये समस्याओं की जड़ है। तो जो काम होने चाहिए वो नहीं होते, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो हमें वार्ड संसद के अंदर लोगों के सामने, पार्षद के सामने बात होएगी तो कर्मचारियों को भी पता होगा कि हाँ, जवाबदेही है, यहाँ लोकतंत्र है, जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो सामने मेरी और पब्लिक मुझसे भी जवाब मांगेगी और मैं उनसे भी मांगूंगा और पब्लिक डायरेक्ट उनसे भी मांगेगी, क्योंकि मैं जनसेवक हूं तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकर हैं। ये उनको एहसास कराना होगा। वो समझ बैठते अधिकारी, लेकिन उनको किसी ने समझाया नहीं कि वो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये समझाने की जरूरत है। मेरा उनसे साफ साफ निवेदन है। मैं बहुत सारे ऑफिसर से, गवर्नमेंट सर्वेंट से मैं कह चुका हूं, आप तय कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट आप कब हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर कब है। जब आप जनता के सामने खड़े हैं सरकारी कर्मचारी, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जनता तय करती है, जनता चुनती है। और लेकिन वही सरकारी कर्मचारी जब अपने नुमाइंदों से, अपने जूनियर से काम करा रहा है, अपने नीचे के लोगों से काम करा रहा है, वहां वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो जनता के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। लेकिन हमें लोगों को पता नहीं है और हम लोग भी उसको खुदा मान करके हाथ जोड़ के शुरू हो जाते हैं। ये हमें समझना होगा। तीसरी बात, इसी में हम एमसीडी की हेल्पलाइन फॉलोअप सिस्टम बनाएंगे। एमसीडी की हेल्पलाइन पहले से है, मौजूद है, काम कर रही है, उसके लिए अपॉइंटमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग सीधे काउंसलर के पास जाते हैं और वो सारी चीज़ें उलझ कर रह जाती हैं। या वहाँ हेल्पलाइन पे कंप्लेंट अगर कुछ लोग जान करके करते भी हैं तो कंप्लेंट पूरी नहीं हो पाती है, फॉलोअप नहीं हो पाता है। और क्योंकि वो जब उनका ऊपर से कोई दबाव नहीं है, उनसे कोई जवाबदेही नहीं है, तो वो सब ऐसे थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है। तो हम उससे फॉलोअप सिस्टम करेंगे कि भाई आप एमसीडी की हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कीजिए, अगर आपकी कंप्लेंट पूरी नहीं हो रही है तो मुझे आइए, मेरे पास आइए। मैं एज ए निगम पार्षद, मेरी जवाबदेही बनेगी उनसे जवाब मांगने की कि भाई ये कंप्लेंट हमारे नागरिक ने की थी, आपने इस पर क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं की। तो उसे हम हेल्पलाइन फॉलोअप, एमसीडी हेल्पलाइन फॉलोअप सिस्टम हम जनरेट करेंगे और ये हमेशा के लिए हो जाएंगी चीज़ें। आज एक बार हमने बना दी, एक वार्ड में बना दी, तो बाकी लोगों की मजबूरी हो जाएगी। हमारे बाद अगर कोई पार्षद आएगा उसकी भी मजबूरी होगी इन चीज़ों को आगे लागू करने की। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तीसरी बात कि वन टाइम कंस्ट्रक्शन, वन टाइम हाउस टैक्स। भाई घर एक बार बनता है तो हाउस टैक्स भी एक बार देना चाहिए। गाड़ी हम एक बार खरीदते हैं तो एक बार ही रोड टैक्स देते हैं, तो घर का हम हर बार हाउस टैक्स क्यों दे रहे हैं। तो मेरा पूरा प्रयास होगा अपने लेवल पे कुछ इस तरह का करने का कि वन टाइम हाउस टैक्स ही दिया जाए। उसके बाद एक मेरा फोकस होगा कि जितने भी पेड़ लगाए जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ फलदार लगाए जाएं। उससे किसी गरीब आदमी को या किसी को भी उसका फ़ायदा हो सकता है, और आदमियों को नहीं तो कम से कम पक्षियों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने पक्षियों के लिए ख़त्म ही कर दिया, ऐसे पेड़ लगा दिए, वो पक्षी ना उसमें छिप सकता है, ना घोंसला बना सकता है, ना उसके खाने के लिए कुछ है। उन पेड़ों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे पेड़ लगाए जाएँ जो पक्षियों के लिए, जो प्रकृति के हिसाब से पक्षियों के लिए और जनता के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद हो। उसके साथ मेरा, और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम करेंगे इसको। उसके बाद एक और मेरा प्लान है, सोशल कनेक्ट और सोशल कंट्रीब्यूशन पे विशेष ध्यान दिया जाए। मेरी कोशिश होगी, क्योंकि इस तरह के मॉडल हम पहले ही, सोशल कनेक्ट और सोशल कंट्रीब्यूशन के 2 मॉडल हमारे सक्सेसफुल मॉडल पहले से ही कामयाब है। यहाँ देख रहे होंगे आप, ये ग्राम पाठशाला का बैनर लगा हुआ है, ये बुक बैंक में बच्चों की किताबें बट रही हैं। ये बुक बैंक के और ग्राम पाठशाला के 2 सोशल मॉडल हम पहले से ही, जन भागीदारी के मॉडल हम पहले तैयार कर चुके हैं, जिनमें गवर्नमेंट से एक पैसा हमने नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया है। इनफैक्ट किसी और से फंडिंग भी नहीं करते, वहीं के लोगों से कंट्रीब्यूशन करा करके, वहीं लोगों को मोटिवेट करके। इवन जो हमारा बुक बैंक का मॉडल है, करीब 10 साल से हम किताबों का भंडारा लगा रहे हैं। जो पॉश एरिया है हमारा, चाहे शब्द एंक्लेव हो, चाहे वसंत विहार हो, चाहे डिफेंस कॉलोनी हो, इन पॉश एरिया में लोगों से हमें कनेक्ट बन चुके हैं। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे आपके पढ़ चुके हैं, अगर बच्चा आपका 9th पास करके 10th में जा चुका है तो उसकी 9th की किताबें आप कबाड़ी को देने के बजाय हमें दे दीजिए। हम वहाँ से वो किताबें कलेक्ट करते हैं। बल्कि तो बेचारे लोग, बहुत सारे लोग तो अपने ड्राइवर के हाथों हमारे बुक बैंक पे किताबें पहुँचा देते हैं, और वो किताबें फिर फर्दर जो, जैसे स्लम है, जैसे आरकेपुरम में ज़्यादा चलता है, क्योंकि आरकेपुरम में 24 स्लम है, वहाँ बच्चों की जरूर नीड ज़्यादा है। इसलिए मुझे आरकेपुरम में, मेरा नाम कोई बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे बुक बैंक वाले मास्टर जी कहा जाता है।
तो वहाँ हमने बुक बैंक में वहाँ बहुत सारे बच्चे वहाँ से किताबें लेके जाते हैं। हमने बनाया हुआ नियम, 9th क्लास का बच्चा आएगा, किताबें लेगा, जिससे उसकी ज़रूरत है वो किताबें लेकर के जाएगा, पूरे साल वो पढ़ेगा और पूरे साल पढ़ने के बाद वो पुरानी किताबें वापस करेगा, अगली बार 10वीं क्लास की लेके जाएगा। ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है और उसमें मेरा एक स्पेशल ये रहता है कि मैं उन बच्चों को कनेक्ट करके वहाँ पर भी और उनके घरों पर जाकर भी उनकी काउंसलिंग करते हैं। उन बच्चों के बहाने से उनके माँ बाप की काउंसलिंग भी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों में कोई कमी नहीं है, बच्चों को सही समय पे सही दिशा देने की सिर्फ ज़रूरत है, वही बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब आते हैं इनके वापस इन्होंने क्या लिखा है। इनके जो सेवा ही विचार ये बात कर रहे हैं, इनमें इन्हें एमसीडी का इलेक्शन होने जा रहा है, निगम का लोकल चुनाव इलेक्शन हो जा रहा है। जो सफाई और जो सुविधाएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, वो निगम पार्षद ने देखनी होती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस वे, तो ये पार्षद से अब एक्सप्रेस वे शायद बनवाएंगे, इसलिए इन्होंने इसको मेंशन किया है। और जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहाँ मकान, ये तो बहुत पुरानी बचपन से सुनते जा रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। उसका दिन उन्होंने लिखा अनधिकृत कॉलोनियों को मंजूरी, इस पर कुछ सरकारें काम कर भी चुकी हैं, हालांकि निगम पार्षद का इसमें ज़्यादा सीधे रूप से कोई लेने देना नहीं होता है, ये सेंट्रल लेवल का काम है। और दूसरे मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, आपका नए भारत की नई रेलवे, तो ये पूरा केंद्र सरकार की जो है चीज़ें वो इन्होंने बताने की कोशिश की है, जो कि निगम पार्षद से उनका सीधे तौर पे कोई लेने देना नहीं होता है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने समस्याएं जो बताई हैं, स्ट्रीट लाइट की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वच्छ दिल्ली को लेकर के, वही इनके गारंटी कार्ड में भी लिखा हुआ है। हर बार वही समस्या रहती है पार्टियों की, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ये लोग, उससे आगे की सोच पढ़ नहीं पा रहे हैं। समाज को तोड़ना और नालियों को बिना नालियों को टूटी हुई रहने देना, ये काम लगातार चलता रह रहा है। तो ये जो 10 गारंटी इन्होंने दी है, इसमें भी लगभग वही लिखा है कि ये कराएंगे जी, पार्क की सफाई कराएंगे, पब्लिक टॉयलेट्स बनवाएंगे, हम पार्कों को अच्छा करवाएंगे, पार्किंग की समस्या का समाधान कराएंगे, सफाई व्यवस्था का समाधान कराएंगे, स्कूलों की वही है चीज़ें। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, खास करके केजरीवाल साहब से मैं एक जवाब चाहता हूँ, अगर केजरीवाल साहब या कोई और इस पर जवाब दे सके तो बड़ा अच्छा लगेगा कि भैया पिछली बार 44 काउंसलर तो आपके भी थे, 44 निगम पार्षद आपके भी थे, फंड उनको भी मिल रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार आम आदमी पार्टी की थी या भाजपा की थी, दिल्ली सरकार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार का पैसा नहीं रोक सकती, दिल्ली सरकार निगम पार्षदों का पैसा नहीं रोक सकती, इसलिए रोका नहीं था, सबका पैसा मिला है उसको। एक कुछ योजनाएं होती हैं जिनको रोक सकते हैं, कुछ फंड जो है फिक्स है, वो तो ऑटोमेटिक मोड में आता है, वो उसको कोई नहीं रोक सकता, राइट। चाहे वो पार्षद उनकी पार्टी का पक्ष का हो विपक्ष का हो, मैटर ही नहीं करता, अफवाहें फैलाते हैं वो बात अलग है। तो भैया 44 पार्षद तो आपके भी थे, उनको कितना फंड, उनको जो फंड मिला उनको उन्होंने अगर से सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था उन्होंने, अगर तो आप पूरी की पूरी दिल्ली को गंदी क्यों बताते हैं? और उन पार्षदों ने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया था, अच्छा काम किया था, तो आपने उनको दोबारा से टिकट क्यों नहीं दिया? ज़्यादातर को टिकट नहीं दिया है। ये तय हो गया, चाहे पार्षद उसके आए या उसके आए, इस व्यवस्था से आएंगे तो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी लगभग वही करने वाले हैं जो पिछले 5 साल में उन्होंने किया है, आगे वाले भी वही करने वाले हैं। तो आप तय कर लीजिए, जब तक हम पार्टी के नाम पर मुखौटा ओढ़े हुए लोगों को, चुनाव चिन्ह का मुखौटा ओढ़े हुए लोगों को वोट देते रहेंगे, अच्छे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, हमारी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्योंकि काम कराने आपको व्यक्ति के पास जाना है और वोट हम देते हैं पार्टी को, ये 2 चीज़ें अलग हो गई। इसी को समझ लीजिए, वोट देने का तरीका बदल जाएगा तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। ये इसीलिए हम लोगों ने जो साथी जानते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ बटन नंबर का प्रचार कर रहे हैं, नाम का प्रचार कर रहे हैं, चेहरे का प्रचार कर रहे हैं। हम चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह भ्रष्टाचार की मूल जड़ बन चुका है, टिकट बिक्री की वजह से पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, मुखौटा ओढ़कर पता नहीं कैसे कैसे लोग पार्टी के वोट पा करके या कैसे कैसे जीत जाते हैं। मैं उस मुखौटे को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैंने उसका प्रचार का अपने पर्चे पे उसका प्रचार नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ में मैं और गलत चीज़ को मैं बढ़ावा दूँ। तो आप लोगों से निवेदन है, सोचिए समझिए फिर वोट कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। और जो अगर गलत व्यवस्था है, गलत व्यवस्था में जो गलत लोग हैं, उनको सबक सिखाने का भी यही मौका होता है। आपने जब उनको वोट के लिए पैर भी छू लेते हैं, अगर आपने उनको वोट नहीं दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने उनको कैसी चोट दी है। ये समझ लिए आपने उनको वोट ना दे करके किसी हम जैसे या किसी अपने आसपास के किसी योग्य व्यक्ति को वोट दे दी, तो ये समझ लीजिए आपने बैठे बैठे घर से बैठे बैठे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो करोड़ों फूंक करके और बाद में लूटने का प्लान बनाए हुए हैं, बैठे बैठे आपने उनके मुंह पर चांटा मार दिया। तो ज़रूरी है उनके मुंह पर आज चांटा मारना।
धन्यवाद।